तो आज हम करेंगे सप्लाई। चैप्टर नंबर 9 है ये संदीप कर का। तो सप्लाई क्या चीज है? किसी चीज को प्रोवाइड करवाना कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए, किसी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को मार्केट में प्रोवाइड करने को सप्लाई कहते हैं। तो जैसे हमने डिमांड पढ़ा, डिमांड का ही रिश्तेदार होता है सप्लाई। जब हम किसी चीज की डिमांड करते हैं तो हमें उसकी सप्लाई चाहिए होती है। तो डिमांड चैप्टर हमने पहले करा था, याद है आदित्य, समीर? आप लोग मेरे साथ डिमांड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई, सबसे पहले सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। तो आप जो है सप्लाई, इट इंडिकेट्स ओनली द विलिंगनेस, हाउ मच द फर्म इज विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच इट एक्चुअली सेल्स। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले सप्लाई कौन करता है? डिमांड करता है कस्टमर, सप्लाई कौन करता है? डिमांड क्या कौन? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई करता है और डिमांड करता है कंज्यूमर, हमेशा सबसे पहले ये याद रखना। तो जब भी आप सप्लाई का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, दुकानदार की तरह सोचना है। और जब आप डिमांड पढ़ोगे तो आप एक कस्टमर की तरह सोचोगे। ठीक है, अगर मैं कस्टमर बन के किसी चीज की डिमांड कर रही हूँ तो मैं क्या चाहूंगी? वो चीज सस्ती हो या महंगी हो। पर अगर मैं प्रोड्यूसर बन के कोई मार्केट में चीज बेचना चाहूंगी तो मैं क्या चाहूंगी? वो चीज सस्ती बिके या महंगी बिके? महंगी बिके। तो हमें जब हम सप्लाई पढ़ रहे हैं तो प्रोड्यूसर का माइंडसेट रखना है। हमें चीज जितनी ज्यादा महंगी बिकेगी, जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, उतना ज्यादा हम उसको सप्लाई बढ़ाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अभी जैसे दिवाली का टाइम था, तो लाइट्स की सप्लाई बढ़ गई थी या कम हो गई थी? एलईडीज की बढ़ गई। दिए की सप्लाई, कैंडल्स की सप्लाई बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आपको प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा था, प्रॉफिट ज्यादा मिलने की चांसेस थे। जो लाइटें आपको 30 रुपए में मिल सकती थी, वो लाइटें 60-60 रुपए की, 70 रुपए की बिकी हैं, है ना? सिंपल सिंपल लड़ी जो थी। तो सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी जो एक मार्केट में प्रोड्यूसर सप्लाई कर सकता है। जो क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर सकता है, उसे सप्लाई करना जरूरी नहीं है कि वो उतनी ही बेच रहा हो। ठीक है। ठीक है, हो सकता है कि मैं सप्लाई 500 यूनिट्स की कर सकती हूँ पर मैं 100 यूनिट ही सप्लाई कर रही हूँ। इसका क्या मतलब है कि मेरे में एबिलिटी है कि मैं 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट मार्केट में उतार सकती हूँ, बट मुझे भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा। अभी मुझे लग नहीं रहा कि ये वाला टाइम सही है मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, इतनी क्वांटिटी को लॉन्च करने का। तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी चीज प्रोवाइड कर रही हूँ, पर मेरे में एबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करने की है। तो सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। Second, supply of a commodity does not comprise the entire stock of a commodity. आप मार्केट में कितना उतार रहे हो और आपके पास कितना स्टॉक है, ये दो अलग चीजें हो सकती हैं। तो मेरे पास गोदाम में हो सकता है 10,000 यूनिट बने पड़े हों, पर मैंने मार्केट में कितनी सप्लाई करी हो? 1,000 यूनिट की। ये बात समझ में आई आदित्य, समीर? ठीक है। तो आपका सप्लाई और आपका स्टॉक अलग अलग चीजें होती हैं। आपके पास स्टॉक ज्यादा हो सकता है पर आपने मार्केट में सप्लाई थोड़ा किया हो। जैसे श्राद्ध के टाइम पे मैंने बहुत सारी क्वांटिटी बना के रख ली हो, ड्रेसेस की या फिर दिए की या लाइट्स की या किसी भी चीज की, बट मैं उसको श्राद्धों में नहीं लॉन्च कर रही। श्राद्धों में मैं सारा का सारा स्टॉक नहीं निकाल रही, मैं थोड़ी सप्लाई कर रही हूँ। पर जैसे ही दिवाली टाइम आया, करवा चौथ टाइम आया, मैंने सप्लाई बढ़ा दी। तो स्टॉक इज बिगर देन सप्लाई। ये बात समझ में आई? The supply is the quantity of a commodity that a business is willing to bring into the market at a particular price. ये बात समझ में आई? So it is the quantity of a commodity that a producer is willing to bring into the market at a certain price. ये चीज इतने दाम की होगी तो इतनी क्वांटिटी निकालूंगा। ठीक है, दाम बढ़ गया तो चलो भी मार्जिन बढ़ गया तो मैं थोड़ा ज्यादा निकाल दूंगा। दाम कम हो गया है, श्राद्ध का टाइम में लोग ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं, कम निकालूंगा। यहां तक समझ में आया? आदित्य आप हो? ठीक है, थर्ड पॉइंट। आदित्य आप पढ़ो, थर्ड पॉइंट क्या है?
थर्ड पॉइंट क्या है? ठीक है, तो सप्लाई हमेशा हम पैसे के रेफरेंस में पढ़ते हैं कि इस चीज का अभी कितना प्राइस चल रहा है। ठीक है, ज्यादा प्राइस है इस चीज का या कम प्राइस है, कितना इसका चार्जेस हैं इसके, तो उस हिसाब से हम सप्लाई को पढ़ते हैं। तो सप्लाई जो है हमेशा पैसे के दाम पे ही देखी जाती है कि इतना दाम पे कितनी सप्लाई है मार्केट में और इतने दाम पे कितनी सप्लाई है मार्केट में। देन सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम, समय का भी बहुत, तो सप्लाई को हमेशा टाइम पीरियड के रेफरेंस में भी देखा जा सकता है, किस समय पे कितनी सप्लाई है। ठीक है, तो समय का भी बहुत बड़ा रोल इसके अंदर होता है, प्राइस का भी और समय का भी। अगर सप्लाई आज चाहिए किसी चीज की, अब दिवाली के बाद अगर अब एलईडी लाइटें कोई बेचेगा या अब कोई दिया बेचेगा, तो क्या लोग उसको इतने खरीदेंगे? क्या वो उस दामों पे बेच पाएगा जिस दामों पे उसने अभी थोड़े दिन पहले तक बेचा था? नहीं बेच पाएगा। तो टाइम पीरियड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप किस टाइम पे सप्लाई कर रहे हो। समझ में आया? तो शुरू शुरू में जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ था, तब सैनिटाइजर्स की डिमांड कितनी थी, तब आपकी मास्क की डिमांड कितनी थी, हर कोई उस टाइम पे डिमांड बहुत बढ़ गई थी। उस टाइम पे लोग महंगे से महंगा सैनिटाइजर खरीदने को तैयार थे। तो आप लोगों ने देखा होगा हर किसी के फोन में कम से कम 5 बंदे ऐसे होंगे जो सैनिटाइजर बेच रहे होंगे, फेस मास्क बेच रहे होंगे। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो जब प्राइस बढ़ गया था तो उसकी सप्लाई भी बहुत बढ़ गई थी, और उस टाइम पीरियड पे जब लोगों को डर बहुत ज्यादा था, जिस टाइम पे डर बहुत ज्यादा था कोरोना का, उस टाइम पे सबसे ज्यादा सप्लाई हुई। इस टाइम पे उस लेवल की सप्लाई नहीं है जो उस टाइम पे स्टार्टिंग में थी। तो टाइम पीरियड मैटर्स अ लॉट। देन हम सप्लाई के डेफिनेशन पे आते हैं। सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। तो एक प्रोड्यूसर, एक सेलर, एक फर्म किस दाम पे, कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को बेचने के लिए तैयार है, एट व्हाट टाइम पीरियड एंड एट व्हाट प्राइस। ठीक है, तो इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है: क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, विलिंगनेस कि हाँ खुद से बेचना चाहते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड योर पीरियड ऑफ टाइम। ये 4 चीजों से मिलके बनती है सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई भी हो सकती है और आपकी मार्केट सप्लाई भी हो सकती है। एक दुकानदार इतनी लाइटें बेच रहा है, दैट इज अ इंडिविजुअल सप्लाई। सारे दुकानदार मिलके पूरी मार्केट में कितनी लाइटें बेच रहे हैं, मार्केट में कितनी लाइट्स आई हुई है टोटल में, दैट इज योर मार्केट सप्लाई। कोई डाउट? आदित्य कोई डाउट? ठीक है आदित्य, सप्लाई वर्सेस स्टॉक पढ़ो। तो स्टॉक मेरे गोदाम में जितना माल पड़ा है वो मेरा स्टॉक है टोटल। ठीक है, और जितना मैं मार्केट में बेचने के लिए निकाल रही हूँ दैट इज माय सप्लाई। तो ये दो अलग चीजें हैं। फिर इनका डिफरेंस क्या है? स्टॉक हमेशा ज्यादा होता है सप्लाई से। देन सप्लाई वर्सेस स्टॉक के दो इन्होंने डिफरेंस दिए हुए हैं। सबसे पहले सप्लाई जो है वो क्वांटिटी होती है जो कि कस्ट प्रोड्यूसर मार्केट में उतारने को तैयार है, मार्केट में बेचने को तैयार है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। इस दाम पे इतनी सप्लाई करूंगा और ज्यादा दाम हो गया तो ज्यादा सप्लाई करूंगा। तो क्या दाम चल रहा है, क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से सप्लाई कम या ज्यादा करूंगा। तो सप्लाई को आप कम ज्यादा कर सकते हो, पर स्टॉक जो होता है वो आपका फिक्स होता है कि मैंने 10,000 यूनिट बना दिए, अब उसके अंदर से मैं 1,000 यूनिट निकालूं या 2,000 यूनिट निकालूं सप्लाई करने के लिए, वो मेरी मर्जी। तो आपका जो सप्लाई है वो एक आपका वेरिएबल कंपोनेंट है, वेरिएबल है जो कम ज्यादा हो सकता है। वहीं पे स्टॉक जो है आपका फिक्स कंपोनेंट्स है, जो इतना है तो इतना ही है। अब इसमें से कितना निकालोगे, इतना निकालोगे, इतना निकालोगे, इतना निकालोगे, वो आपकी मर्जी है। देन सप्लाई जो है टाइम के साथ आप कम ज्यादा करते हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम ज्यादा होती रहती है। बट जो आपका स्टॉक है वो फिक्स रहता है, वो टू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इतना है। इसका क्या मतलब है? 2011 में हमने इतनी प्रोडक्शन करी, 2020 में हमने 50,000 टन सामान बनाया, तो ये 2020 की तारीख में जब भी मैं डेट उठा के देखूंगी मेरा ये स्टॉक इतना है। ठीक है, वहीं पे 2020 में कभी मैं कम सप्लाई कर रही हूँ, कभी मैं ज्यादा सप्लाई कर रही हूँ, तो ये मेरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता जा रहा है। तो अगेन वही बात आ जाती है, सप्लाई इज अ वेरिएबल कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक इज अ फिक्स कॉन्सेप्ट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, सप्लाई को बढ़ा देती है मार्केट में या सप्लाई को कम कर देती है मार्केट में, वो सारे फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। समीर सबसे पहला फैक्टर पढ़ो।
तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर चीज के दाम ज्यादा मिल रहे हैं, अगर मेरी एलईडी लाइट जो पहले 30 रुपए की बिक रही थी आज मार्केट में 70 रुपए की बिक रही है, तो हर कोई लाइट बेचने का काम शुरू करेगा या नहीं करेगा? हर कोई अपनी दुकान के आगे लाइटें बेचने के लिए लगा लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा दिख रहा है। तो जब आप किसी चीज के प्राइसेस ज्यादा मिल रहे होते हैं तो एक प्रोड्यूसर के माइंड में होता है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। वही लाइट मुझे 10 रुपए की कॉस्टिंग करी थी, मैं 10 रुपए की खरीद के लाई, दुकानदार हूँ मैंने 10 रुपए में वो लाइट बनाई, और आगे जब मैं उसे बेच रही हूँ तो पहले 30 रुपए की बेचती थी, आज मैं 70 रुपए की बेच रही हूँ। मेरा प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ गया है, तो मैं उसको मार्केट में ज्यादा बेचूंगी, मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स, ये पढ़ो। अब प्राइस ऑफ द अदर गुड, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने देखा कि एलईडी लाइट बनाने से मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, 70 रुपए की एलईडी लाइट मिल रही है, मुझे 7 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। जो एलईडी मुझे कॉस्टिंग कर रही थी 10 रुपए की और मार्केट में बिक रही है 70 रुपए की, तो मुझे 7 टाइम्स का प्रॉफिट दे रही है। वहीं पे मैंने देखा कि अगर मैं सैनिटाइजर बेचूं तो सैनिटाइजर भी मेरा 10 रुपए में बन जाता है, पर वो बिक 100 रुपए का रहा है। तो मुझे क्या बेचना चाहिए, लाइट ज्यादा बेचनी चाहिए या सैनिटाइजर ज्यादा बेचना चाहिए? सैनिटाइजर, क्यों? ठीक है, मेरे को 10 टाइम्स प्रॉफिट उसके अंदर मिल रहा है, तो मैं सैनिटाइजर बेचूंगी। तो अब आप ये कंपैरिजन करोगे किस चीज में आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे, इन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया हुआ है कि एक किसान है, एक किसान अगर गेहूं बेच रहा है, गेहूं के मार्केट में प्राइसेस है 20 रुपए किलो, और चावल के मार्केट में प्राइसेस हैं, सब लेट्स सपोज 40 रुपए किलो, तो किसान को क्या उगाना चाहिए, किसान को क्या बेचना चाहिए उगा के, गेहूं की चावल? बताओ। ठीक है, चावल बेचना चाहिए, क्योंकि चावल 40 रुपए का बिकेगा वही 1 किलो, और गेहूं 20 रुपए का बिकेगा। तो प्राइसेस ऑफ अदर गुड इस तरह से मैटर करता है कि मार्केट में किस चीज को बेचने से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। थर्ड आपका होता है प्राइसेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स। अगर मैं लेट सपोज कोई चीज बना रही हूँ, ठीक है, उसको चीज को बनाने की ही कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, अगर मैं लेट सपोज सैनिटाइजर बना रही हूँ या मैं रेडी बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, उसको बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं, जो जमीन पे मैं रेंट भर रही हूँ, जो लेबर्स हायर करे हैं, जो रॉ मटेरियल आया है, और भी बहुत सारी चीजें, वो सबकी कॉस्टिंग ही बढ़ गई है। ठीक है, तो अगर मेरे को चीज बनाने में ही महंगी पड़ रही है, तो मैं उसे सस्ता बेचूंगी या महंगा बेचूंगी? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, लेट्स सपोज हमने पहले एलईडी और सैनिटाइजर की बात करी थी। पहले जो है एलईडी 10 रुपए की पड़ रही थी हमें बनाने में, और वो 70 रुपए की बिक रही थी। ठीक है, अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि एलईडी 10 रुपए की पड़ रही है और सैनिटाइजर भी 10 रुपए का पड़ रहा है बनाने में, और दोनों 70-70 रुपीज के बिक रहे हैं। ठीक है, बट अब क्या हुआ, महंगाई आ गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, चाइना से माल आना बंद हो गया। अब एलईडी मुझे 20 रुपए की पड़ रही है बनानी, और जो सैनिटाइजर है वो भी 10 रुपए का पड़ रहा है, पर वो बिकेगा 70 रुपए के ही, दोनों 70-70 रुपए के बिकेंगे। पर एलईडी बनाने की कॉस्टिंग अब मेरी 20 रुपए हो गई है, और सैनिटाइजर बनाने की कॉस्टिंग मेरी 10 रुपए हो गई है। तो मुझे क्या बेचना चाहिए मार्केट में, किस चीज की सप्लाई बढ़ानी चाहिए? किस चीज की सप्लाई बढ़ाऊं? किसमें? ये बात सुनो मेरी, पहले मैं एलईडी बनाती थी और सैनिटाइजर बनाती थी, दोनों मेरे 10-10 रुपए में बन जाते थे, और दोनों 70-70 रुपए के बिक जाते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, महंगाई हो गई, इंडिया का इम्पोर्ट विम्पोर्ट कम हो गया चाइना से, तो अब वही लाइट जो पहले 10 रुपए में बन जाती थी अब 20 रुपए की पड़ रही है बनाने में ही, कॉस्टिंग उसकी महंगी हो गई है। ठीक है, पर वो बिकेगी 70 रुपए की, 70 रुपए से ज्यादा की नहीं बिकेगी। तो सैनिटाइजर की कॉस्टिंग 10 रुपए है, एलईडी की कॉस्टिंग 20 रुपए है, और पर मार्केट में दोनों का प्राइस जो मिल रहा है बेचने पे वो 70 रुपए ही है। तो मुझे क्या बेचना चाहिए? सैनिटाइजर, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सैनिटाइजर में 60 रुपए का है, और मेरा जो उसके अंदर है 50 रुपए का मार्जिन रह गया। ये बात समझ में आई आदित्य? ठीक है, देन हमारा आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी।
इसको पढ़ो आदित्य। अगर मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एक मेरे पास बहुत पुरानी मशीन है जिससे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, और एक मेरे पास लेटेस्ट मशीन है जिससे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ। कौन सी प्रोडक्शन मेरी फास्ट होगी, एफिशिएंट होगी और वेस्टेज कम करेगी? लेटेस्ट वाली जो है मेरी वेस्टेज कम करेगी, फटाफट माल ज्यादा निकालेगी, बेटर टू प्रोड्यूस होगी। तो अगर मेरे पास नई मशीन है, ठीक है, तो मैं मार्केट में सप्लाई बढ़ाऊंगी या कम करूंगी? बढ़ाऊंगी। वहीं पे अगर मेरी मशीन पुराने जमाने की, तो मेरी प्रोडक्शन ही कम होगी, तो सप्लाई भी कम होगी। समझ आया समीर? नेक्स्ट। अगर गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है, किसी चीज की प्रोडक्शन पर टैक्स बढ़ा देती है, जैसे कि आईफोन हो गया इंडिया में, ठीक है, अगर गवर्नमेंट उसको कहती है कि लग्जरी आइटम है या फिर बाहर की गाड़ियां हैं उनकी, वो जो है लग्जरी आइटम है, उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे, तो उसकी सप्लाई मार्केट में कम होगी या ज्यादा होगी? गवर्नमेंट किसी चीज पर टैक्सेस बढ़ा देती है। लेट्स सपोज कि मैं ना पहले सिगरेट बनाती थी, मेरी फैक्ट्री थी सिगरेट बनाने की, एंड गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा तुम तो बड़ा ये पोल्यूशन वाला काम कर रहे हो, बेकार काम कर रहे हो, इससे लोगों को कैंसर हो सकता है, हम तुमसे ज्यादा टैक्सेस लेंगे। ठीक है, उन्होंने जो सिगरेट मेरी 10 रुपए में बन जाती थी या 5 रुपए में बन जाती थी या 1 रुपए में सिगरेट बन जाती थी, लेट्स सपोज 10 रुपए की अगर मैं बात करूं, 10 रुपए में अगर मेरी सिगरेट बन जाती थी एक डब्बी, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के डबल वो 20 रुपए की कर दी सिगरेट। ठीक है, तो क्या मुझे उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, कम कर देनी चाहिए? गवर्नमेंट ने उसकी टैक्सेशन बढ़ा दिया है, तो मुझे उसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए ज्यादा या कम करनी चाहिए? कम करनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, दोबारा समझो। गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम जो है वो बनाओगे, कॉटेज इंडस्ट्री वाली कोई चीज बनाओगे, अगर तुम हैंडीक्राफ्ट बनाते हो, तो उसके ऊपर हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, पर अगर तुम सिगरेट बनाते हो तो उसके ऊपर हम तुमसे टैक्स लेंगे। तो मैं क्या बनाना प्रेफर करूंगी? हैंडीक्राफ्ट। तो टैक्सेशन का ये रहता है। नेक्स्ट है आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। पढ़ो। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका गोल क्या है। गोल का क्या मतलब होता है? अगर मैं चाहूं, मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट हर एक इंसान के हाथ में हो, तो मैं चीज सस्ती निकालूंगी या महंगी निकालूंगी? मैं फोन बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा फोन हर बंदे, हर हिंदुस्तानी के हाथ में हो, ठीक है, तो ये फोन मैं सस्ता बनाऊंगी कि महंगा बनाऊंगी? सस्ता सस्ता बेचूंगी। वहीं पे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फोन है वो ब्रांड बन के रहे, वो सिर्फ कुछ लोग, मतलब जो हाई स्टेटस वाले लोग हैं उनके हाथ में ही मेरा फोन हो, तो मैं उस चीज को महंगा बेचूंगी या सस्ता बेचूंगी? महंगा बेचूंगी। तो मेरा गोल पे बहुत मैटर करता है। अगर मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है कि मैं जितने मेरे फोन बिके मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल लूं, तो मैं चीज महंगी बेचूंगी। अगर मेरा ये गोल है कि हर मार्केट, सारी मार्केट में कैप्चर कर लूं, हर जगह सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट चले, तो मैं अपना प्रोडक्ट सस्ता रखूंगी। ठीक है, अगर मेरा गोल है कि मेरा जो प्रोडक्ट हो उसकी क्वालिटी ऐसी हो किसी किसी और के पास वो क्वालिटी मिले ही ना, बेस्ट क्वालिटी मैं दूं, तो मेरा प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होगा या थोड़ा सस्ता होगा? अगर मुझे क्वालिटी महंगा होगा, तो आपके गोल के ऊपर बहुत मैटर करता है कि आप सस्ता बनाओगे प्रोडक्ट या महंगा बनाओगे। ठीक है, सस्ते में सप्लाई करोगे या महंगे में सप्लाई करोगे? इतना समझ में आया? तो अभी हमने 5 फैक्टर्स पढ़े: price of the given commodity, price of the other commodity, price of the inputs, state of technology, government policy and objectives of the firm। 6 हमने पॉइंट्स पढ़े। इन 6 में जो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी चीज की सप्लाई में, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई में फर्क आ रहा है, कम या ज्यादा हो रही है उसकी सप्लाई, जस्ट बिकॉज उसका प्राइस कम ज्यादा हो रहा है, तो प्राइस की वजह से अगर सप्लाई कम ज्यादा हो रहा है उसी प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। और बाकी सारे फैक्टर की वजह से सप्लाई कम ज्यादा हो रहा है, तो उसे चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। ठीक है समीर, आप पेज नंबर 9.4 पे लिखा हुआ है, इसको रीड करो बॉक्स। तो अगर आप सप्लाई जो है मार्केट में एलईडी लाइट्स की इसलिए बढ़ा रहे हो क्योंकि एलईडी मार्केट्स के, एलईडी की जो लाइट्स हैं उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं,
तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर आप एलईडी की जो सप्लाई है, उसकी क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहे हो, वो उसके दाम बढ़ने की वजह से ज्यादा बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो किसी चीज की सप्लाई आप इसलिए बढ़ा रहे हो जस्ट बिकॉज उसका दाम बढ़ गया है, उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। बट अगर आप मार्केट में एलईडी इसलिए बढ़ा रहे हो कि सैनिटाइजर सस्ता हो गया है, सैनिटाइजर की डिमांड नहीं रही, गवर्नमेंट ने जो है एलईडी सस्ती कर दी है, एलईडी के ऊपर टैक्स हटा दिया है गवर्नमेंट ने, उसके अलावा आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीनें हैं जो एलईडी फटाफट बना देती हैं, या फिर आपके पास जो है एलईडी बनाने की जो कॉस्टिंग है, फैक्टर ऑफ इनपुट है, वो सस्ते पड़ जाते हैं। ये सारे फैक्टर की वजह से आपने जो है एलईडी की सप्लाई बढ़ाई है, तो ये सारे चेंज इन सप्लाई होते हैं। एक बार पढ़ो, कोई डाउट है मुझसे पूछो, आदित्य एंड समीर। किसी भी चीज की सप्लाई अगर इसलिए बढ़ रही है मार्केट में या कम हो रही है बिकॉज उसी चीज के दाम ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, जैसे कि दिवाली टाइम में एलईडी लाइट की जो सप्लाई थी वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि उसके दाम ज्यादा मिल रहे थे। वही एलईडी लाइट अगर मैं श्राद्धों में बेची तो 20 रुपए की भी नहीं बिकती, और वही एलईडी लाइट अगर मैं दिवाली में बेच रही हूँ तो 70 रुपए की बिक रही है, 100 रुपए की बिक रही है। ठीक है, तो उस एलईडी लाइट का कम या ज्यादा बिकना उसकी प्राइस पे, प्राइस की वजह से इफेक्ट हो रहा है, प्राइस की वजह से उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है, उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। वहीं पे एलईडी को मैं कम या ज्यादा इसलिए बेच रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने सस्ती कर दी है, गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिए हैं, मेरे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, एलईडी बनाने की कॉस्टिंग सस्ती पड़ती है। बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से अगर एलईडी की सप्लाई बढ़ रही है, घट रही है, उसे चेंज इन सप्लाई कहते हैं। एक बार पढ़ो, पहले फैक्टर की वजह से, पहले डिटर्मिनेंट की वजह से अगर सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है, उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज इन सप्लाई। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन का फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर देना, क्वांटिटी सप्लाई है या चेंज इन सप्लाई है? द मार्केट प्राइस ऑफ आलमंड राइजेस, द क्वांटिटी ऑफ आलमंड ऑल्सो इंक्रीजेज। अब मुझे ये बताओ। ठीक है, ऑरेंज का प्राइस डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई है। ऑटोमोबाइल वर्कर को जो है उनकी तनख्वाह बढ़ गई है, उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी वो काम करने की, तो ऑटोमोबाइल की सप्लाई। ठीक है, पेपर सस्ता हो गया है इसलिए जो है हाँ, प्राइस प्रोडक्शन जो है प्राइस की, पेपर का प्राइस कम हो गया है इसलिए हम जो है पेपर ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर रहे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। तो अभी तक हमने इंडिविजुअल पढ़ा था, इंडिविजुअल मतलब कि एक सिंगल फर्म जो है, एक सिंगल दुकानदार, एक सिंगल प्रोड्यूसर किसी चीज को ज्यादा बेचेगा कभी और किसी चीज को कम बेचेगा, तो उसके पीछे क्या फैक्टर है। पूरी मार्केट ही उस चीज को कम बेचेगी या ज्यादा बेचेगी, उसके क्या क्या फैक्टर है। तो पहले वाले फैक्टर तो सारे आएंगे ही आएंगे जो हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तक पढ़ा था। उसके बाद भी हमारे तीन फैक्टर्स और होते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, पढ़वा देते हैं। तो आपके जो है नंबर ऑफ फर्म्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, जैसे कि अभी दिवाली टाइम में कितने लोग दिए बेचने के लिए और लाइट बेचने के लिए आ गए थे, ज्यादा आ गए थे या कम आ गए थे? ज्यादा आ गए थे, तो उस वक्त सप्लाई बढ़ गई थी या कम हो गई थी? क्या अभी इतनी सप्लाई है मार्केट में जितनी उस वक्त हो गई थी? क्योंकि वो जो है, जो दुकानदार बीच में आ गए थे दिवाली टाइम में, वो सब वापस चले गए हैं। वो फूल वाले वापस चले गए, वो दिए वाले वापस चले गए, वो एलईडी लाइट वाले जो है वापस चले गए। तो जब फर्म्स बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ेगी, जब फर्म्स कम हो जाएंगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, मेरे पास लेट्स सपोज अरहर की दाल है। ठीक है, मैं एक राशन वाली हूँ बनिया, और मेरी जो है दुकान के अंदर अरहर की दाल रखी है। अभी वो दाल 60 रुपी केजीज बिक रही है, लेट्स सपोज 1 किलो 60 रुपए की। पर मुझे लग रहा है आने वाले समय में थोड़ी बारिश वारिश पड़ेगी, दाल की सप्लाई मार्केट में वैसे थोड़ी कम होगी, या फिर जो है दाल के दाम आगे बढ़ने वाले हैं, हो सकता है दाल 200 रुपए किलो बिके। तो मैं अभी की अभी सारी दाल निकाल दूंगी या फिर मैं बाद में जब वो 200 रुपए की होगी तब सप्लाई बढ़ाऊंगी? 200 की होगी। तो अगर मुझे फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन है कि उसका प्राइस राइज हो सकता है, दाल जो है आगे चल के
उसके प्राइस ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं, तो मैं अभी उसकी सप्लाई कम कर दूंगी। समझ में आया? हम्म। होता है, इलीगल चल रहा है, बहुत जगह हो रहा है। नहीं, बुक में नहीं लिखा होगा पर ऐसा होता है। बुक में लिखा है। हाँ तो बस ये है। खुशी मनाओ, पहली बार प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे मुझे लग रहा है कि यार आगे जो है ना, इसकी डिमांड कुछ नहीं रहने वाली। ठीक है, कोई भी दाल नहीं खाने वाला, लोग जो है इस दाल को पसंद भी नहीं करने वाले हैं। तो मैं अभी के अभी जो है वो ये दाल जो आज 60 रुपए की मिल रही है, हो सकता है लोग इसको 30 रुपए में भी ना खरीदे आगे चल के। तो मैं अभी इसकी सप्लाई बढ़ा दूंगी या कम करूंगी। जैसे कि जब आपका, हाँ ठीक है, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, मार्च का टाइम था, कोरोना तिलक नगर तक आ गया है, कोरोना रजौरी गार्डन तक आ गया है, याद है ऐसे टाइम था जब स्टार्टिंग ऑफ कोरोना था। तो जब लॉकडाउन लगने की बात हुई थी 21-22 तारीख के आसपास मार्च में, ठीक है, तब जिस जिसको लॉकडाउन का पता था, जिसको आइडिया था लॉकडाउन लगना वाला होगा उस टाइम पे, दुकानदारों ने सप्लाई बढ़ा दी थी या कम कर दी थी सारे राशनों की? जब उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अब जो है हम किसी भी दाम पे बेचेंगे, लोग खरीद लेंगे, उस टाइम पे दुकानदार ज्यादा सप्लाई करेगा या कम सप्लाई करेगा? ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन हो गई थी जितना माल रखेंगे सब बिकेगा, क्योंकि लोग इतना डर गए हैं कि डर के मारे ले ही लेंगे हमसे। वही 40 वाली चीज शेयर शेयर मार्केट में भी होता है। तो जब आपका डर होता है ना, आपको ये डर रहता है या लालच रहता है, तो जब आपको ये डर रहता है कि हाय मुझे चीज आगे नहीं मिलेगी, तो आप उसको महंगा खरीदने को तैयार रहते हो। और जब ये दुकानदार इस डर को समझ जाता है, तो वो चीज को क्या करता है, पहले रोक लेता है, और जिस टाइम पे वो डर दिख रहा होता है ना उसे सामने पे, तब उसकी सप्लाई बढ़ा देता है कि खरीद लो। ठीक है, तो मार्केट में सब्जी वाले सब्जी भी ऐसी बेचते हैं, वही 20 रुपए के टमाटर को कहेंगे 70 रुपए के बेच रहे, 70 रुपए के ले लो। आप लोग बोलोगे भाई साहब 70 रुपए के तो मैं बड़े महंगे हैं, तो कहते हैं अभी खरीद लो 70 रुपए के, आगे तो 100 रुपए के हो जाएंगे। जबकि आप पूरा सीजन देखते हो, पूरा साल देखते हो, टमाटर कभी नहीं रुकता, टमाटर हमेशा आ रहा होता है। तो जब चीजों के आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस बढ़ जाएगा और ज्यादा महंगा हो सकता है, आप उसकी सप्लाई भी बढ़ा देते हो, याद रखना। Then means of transport and communication. Proper infrastructure development like improvement in the means of transportation and communication help in maintaining the adequate supply of the commodity. तो जहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा रहेगी। लाइक हमारा जो प्लेन एरिया है, दिल्ली है, यूपी है, यहाँ पे हर चीज़ की सप्लाई आसानी से मिल जाती है। वहीं पे जो पहाड़ी इलाका होगा, जो रेगिस्तान वाला इलाका होगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे सप्लाई चीज़ों की कम होती है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? सप्लाई फंक्शन आ जाता है। सप्लाई फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े इंडिविजुअल के और मार्केट के, उसको मिला के टोटल में सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। तो आपका सप्लाई फंक्शन होता है एस ऑफ एक्स, मतलब कि सप्लाई ऑफ द गिवन कमोडिटी ऑफ एक्स। इसमें आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, price of other commodity, state of technology, price of factor of input of production, taxation policy, goals of the firm, then आपका future expectation, number of firms, means of transportation and communication। ये आपको 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। सप्लाई शेड्यूल हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मैं क्लास रखूंगी।